हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन विद लार्ज नंबर्स एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स फ्रॉम 128 स्कूल टुक पार्ट इन ए स्पीड मैथ कंपटीशन। सबसे पहले ये वर्ड सम्स हैं, तो वर्ड सम्स में आपको स्टेटमेंट लैंग्वेज जरूर लिखनी है, बिकॉज अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपको लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है, उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पहला सेंटेंस में हमें क्या बताया है, स्टूडेंट्स आए हैं 128 स्कूल से कंपटीशन में भाग लेने। ठीक है, तो यहाँ पर 128 स्कूल्स से स्टूडेंट आए हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं वो कितने हैं, 128। अब सेकंड सेंटेंस में क्या बोला है, ईच स्कूल सेंड 62 स्टूडेंट्स। हर स्कूल ने भेजे हैं 62 स्टूडेंट्स को। ईच का मतलब एक स्कूल से भेजे गए हैं 62 बच्चे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स फ्रॉम वन स्कूल। एक स्कूल से जो बच्चे आए हैं वो 62 हैं, और स्कूल कितने हैं, 128। हर स्कूल ने अपने 62 स्टूडेंट्स को भेजा है। ठीक है, पहला स्कूल है उसने भी 62 बच्चों को भेजा, दूसरा स्कूल है उसने भी 62 को भेजा, तीसरा है उसने भी 62, ऐसे करते करते 128 स्कूल हैं, सब ने 62 स्टूडेंट्स भेजे हैं। तो इससे पता चलता है कि टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक अकेले स्कूल से 62 आ रहे हैं और सब स्कूलों से आए हैं बच्चे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 128 स्कूल्स, सारे बच्चे 128 स्कूल के मिलाकर ज़्यादा होंगे। ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 128 की आप 62 से मल्टीप्लाई करोगे, 128 की 62 से मल्टीप्लाई होगी। क्यों मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक स्कूल से 62 बच्चे आ रहे हैं और स्कूल थे 128, तो हर स्कूल में से 62 बच्चे जब आएंगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ज़्यादा संख्या होगी तो ज़्यादा के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रखो, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इन्हें रफ में मल्टीप्लाई करोगे। आई होप मल्टीप्लाई सबको आता है। 128 की 62 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो 128 इंटू 62 आपका आंसर बन जाएगा 7936। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप रफ में मल्टीप्लाई करके तब यहाँ लिख देना। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी दिखा देंगे तो भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 128 स्कूल से आने वाले सारे बच्चों की संख्या बता दी, 7936 बच्चे आए हैं। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस क्या है, ईच स्टूडेंट, ईच का मतलब हर एक बच्चा आंसर दे रहा है 35 क्वेश्चंस के। क्या लिखा है, एक स्टूडेंट आंसर देगा 35 क्वेश्चंस, तो हम भी लिखते हैं ईच स्टूडेंट। ईच का मतलब वन स्टूडेंट आंसर हाउ मेनी क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन। एक अकेला बच्चा आंसर देगा 35 क्वेश्चंस के। तो टीचर जो है सिर्फ एक बच्चे की कॉपी तो चेक नहीं करेगा, टीचर तो सब बच्चों की कॉपी चेक करेगा, और सब बच्चे 128 स्कूल से आने वाले बहुत सारे हैं, और हर बच्चा 35 क्वेश्चंस के आंसर लिखेगा। तो सारे बच्चे जब लिखेंगे तो उनके क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। टीचर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक अकेले बच्चे की कॉपी में 35 क्वेश्चन है और बच्चे आए हैं इतने सारे, तो उन सब की कॉपी में 35 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब बच्चों के मिलाकर बहुत ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा मैंने अभी यहाँ बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी आंसर्स वर टू बी चेक्ड, तो हम भी यहाँ लिखेंगे आंसर्स टू बी चेक्ड।
जो आंसर चेक किए जाने हैं टीचर से वो कितने हैं, वो ज़्यादा हैं। ज़्यादा के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई। एक बच्चे की कॉपी में 35 है और टोटल बच्चे कितने हैं, 7936। तो हम इनकी ना रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7936 को ऊपर लेंगे और 35 को नीचे, इनको मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ जो है रफ में करके देख के, आपको रफ में करना है या आप फेयर में भी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आप रफ में ही करके दिखाओ, आप यहाँ भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप इनको खुद ट्राई करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 35 की जब 7936 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,77,760। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, टू बाय ए फ्लैट मैन पेड 47,250 रुपीज़ एवरी मंथ। क्या बोला है, एक फ्लैट खरीदना है आदमी ने, तो वो 47,250 रुपीज़ पे का मतलब सबमिट करता है, जमा करता है हर महीने। तो हम भी लिखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, मैन पेड एवरी मंथ। मैन ने पे किए हैं हर महीने कितने रुपीस, 47,250। एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब होता है 1 मंथ, एक महीने में 47,250। और जब वो मंथ ओवर हो जाएगा, अगला महीना आएगा तो वो फिर दोबारा देगा 47,250। फिर जब थर्ड मंथ आएगा तो वो फिर दोबारा। एवरी बोला है ना, तो एवरी का मतलब हर महीने, जैसे जैसे महीना ख़त्म होते रहेंगे हर महीने वो 47,250 रुपीज़ देता रहेगा। कब तक, फॉर 6 ईयर्स। टाइम जो दिया है हमें वो दिया है 6 ईयर्स, टाइम 6 ईयर दिया है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ ईयर को मंथ में कन्वर्ट करते हैं। 1 ईयर किसके बराबर होता है, 1 ईयर में होते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। एक साल में 12 महीने होता है, जबकि क्वेश्चन में 6 साल दिए हैं। तो 6 साल में जो मंथ होंगे वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 जो है उसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 72 मंथ आ जाएंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 6 साल में ज़्यादा मंथ्स होंगे, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, 72 मंथ्स आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच मनी डिड ही पे इन ऑल। इन ऑल का मतलब टोटल, इन ऑल का मतलब क्या होता है, टोटल मनी उसने कितनी पे करी। तो हम भी यहाँ लिखते हैं टोटल मनी पेड बाय मैन, सारी मनी जो आदमी ने दी कितने टाइम में, इन 6 ईयर्स, 6 साल में। अब देखो 6 साल में वो कितनी बार मनी जो है जमा करेगा, हर महीने इतने दे रहा है हर महीने, लेकिन 6 साल में मंथ कितने हैं, 72। तो यानी वो जब हर महीने 47,250 रुपीज़ देगा और महीने हैं 72, तो उसे ये मनी कितनी बार देनी पड़ेगी, 72 बार देनी पड़ेगी। तो 72 बार जब देगा तो मनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करोगे 72 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक बार में कितनी सबमिट कर रहा है उससे करेंगे हम। ठीक है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। वैसे आई होप आप सबको मल्टीप्लिकेशन आती है, सिंपल मल्टीप्लाई है ये। हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 इधर, 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 इधर आ जाएगा, 2 4 जा 8 + 1 9, यहाँ क्रॉस आएगा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 इधर आ जाएगा, 7 2 जा 14 + 3 करोगे 17, 1 इधर आ जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 1 50, 5 इधर आ जाएगा, 7 4 जा 28 में 5 जुड़ जाएगा 33, और फिर फाइनली इनको ऐड कर देंगे। तो आंसर हो गया 34,02,000, 34,02,000।
2,000 रुपीज़। तो हर महीने 47,250 मनी वो जमा करता था और 6 साल तक करता रहा। अब जब 6 साल तक करता रहा है, एक साल में 12 महीने होते हैं हम जानते हैं, तो उसे एक साल में 12 बार जमा करने पड़ेंगे। तो 6 साल में कितनी बार जमा करेगा, उसके लिए हमने नंबर ऑफ मंथ को फाइंड करा। 72 मंथ आ रहे हैं, तो 6 साल में उसे 72 मंथ मिलेंगे और हर मंथ में उसे जमा करने हैं। तो वो 72 बार जमा करेगा 47,250 रुपीज़, इसलिए टोटल मनी के लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 165 इज दिस। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। वो कह रहा है मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर को। कौन सा नंबर, नंबर तो पता नहीं, यहाँ लिखा है देखो फाइंड करो नंबर। तो कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, हम यहाँ एक एम्प्टी बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पर एक नंबर है कोई जो हमें अभी मालूम नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 165 के साथ। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करो एक नंबर को और 165 को, तो दोनों को मल्टीप्लाई लगा के लिखा। और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना, आंसर इक्वल में लिखोगे। ये जो इज वर्ड है ना, इज का मतलब होता है इक्वल टू। इज मीन्स इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा दिया और आगे लिख दो 120450। अब क्वेश्चन में पूछा है ये जो नंबर यहाँ एम्प्टी बॉक्स है, इसमें क्या नंबर है। सबसे पहले आप क्या काम करें, ये जो एम्प्टी बॉक्स है ना, इसमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट भर दें। चलो मैं यहाँ अल्फ़ाबेट ए भर देता हूँ, आप बी भी भर सकते हो, सी भी, कोई सा भी अल्फ़ाबेट आप भर दो। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये जो एक्चुअली में हमने अल्फ़ाबेट लिखा है यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस अल्फ़ाबेट को अकेले बनाना है। इक्वल टू को देखना है। इक्वल टू की इधर की साइड जो होती है ये लेफ़्ट साइड होती है। ये कौन सी साइड है, इक्वल टू की लेफ़्ट साइड। ठीक है, और इक्वल टू के इधर देखेंगे ये कौन सी साइड है, राइट साइड। राइट हैंड है ये और ये लेफ्ट हैंड है। इक्वल को ही देखना है हमें, ठीक है ना। इक्वल के लेफ्ट पर अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट को अगर अकेले बनाना है तो ये 165 को राइट पर ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड पर, ताकि ए अकेला हो जाए लेफ्ट हैंड पे और 165 हट जाए। 165 हट जाएगा तो आगे नज़र आएगा इक्वल, वो हमने यहाँ लगा दिया। इक्वल के आगे क्या नज़र आएगा, 120450 नज़र आएगा। अब बचा है ये 165 जिसको अभी हमने नहीं लिखा, हमने उसको हटा दिया। लेकिन हटाने के बाद वो गया कहाँ, राइट साइड पर। तो मल्टीप्लाई में था ये 165। जो चीज़ लेफ़्ट पर मल्टीप्लाई में लिखी होती है ना, वो जब राइट पे जाती है तो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड में होती तो मल्टीप्लाई हो जाती है, उल्टा हो जाता है। डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई होगा उधर ले जाकर, मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाकर डिवाइड में होगा। तो डिवाइड के लिए अपॉन लगाया जाता है, अपॉन 165। या तो ऐसे लिख लो या डिवाइड का सिंबल लगा के 165 लिख लो। ठीक है, तो ये जो मैंने अपॉन लगाया है ना, ये अपॉन कौन है, डिवाइड है। ठीक है, हमें यहाँ डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में दिया था 165, इसलिए हम अब उधर ले जाकर डिवाइड कर रहे हैं इसे। अब हम डिवाइड करके दिखाएंगे 165 के टेबल से, किसको, 120450 को। तो 165 का टेबल आप रफ में लिखेंगे कि 165 2 जा कितना होता है, फिर 165 3 जा कितना होता है, ये सब रफ में लिख के देखेंगे आप। तो आपको यहाँ 165 7 जा करना पड़ेगा। 165 7 जा अगर आप रफ में करोगे ना, तो 165 7 जा आएगा 1155। 165 7 जा 1155। अगर 8 जा करोगे तो आंसर 1204 से बड़ा आएगा। तो हम अब इन्हें माइनस करेंगे और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 49। 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9, इधर रह जाएगा रिमाइंडर 9 और यहाँ 14 हो गया था। ठीक है ना, 9 में से 5 गया 4, पीछे रह जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड आई होप सबको पता ही है कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर का 5 जो है ये नीचे आ जाएगा, 495 हो गया। अब 165 का टेबल दोबारा से देखेंगे तो 165 3 जा आप करोगे तो 165 3 जा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 495। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब ये लास्ट की जो 0 बची इसको हम नीचे लाएंगे।
अब जब ये ऊपर से 0 नीचे लाई गई है तो इसे हम डिवाइड करेंगे 165 के टेबल से। 165 के टेबल से 0 कितनी बार जाएगा, 165 0 जा 0 और माइनस करके रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, ये जो ऊपर से हमने 0 नीचे लाई है उसे यहाँ ला के छोड़ देते हैं। आप इसे भी डिवाइड करो, जो भी वैल्यू ऊपर से लाई गई है आप उसे डिवाइड करो। 165 के टेबल में 0 कितनी बार आएगा, 165 0 जा आएगा 0, ठीक है ना। अगर आप डिवाइड नहीं भी कर रहे हैं ना तो बस याद रखो ये जो लास्ट की 0 बची है ये आंसर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये डिवाइड तो होगा नहीं, कोई सिंपल सा नंबर है, डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स ही होगा, ठीक है ना। वरना जैसे मैंने बताया ये वैसे याद रखो, अदरवाइज जो लास्ट की एक 0 बचेगी वो आंसर में डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा यहाँ इनको डिवाइड करके आंसर आया वो आया 730। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करो नंबर, तो एक्चुअली में जो नंबर हमें फाइंड करना था वो कितना है, 730। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 256। यहाँ पर बोला है डिवाइडेड बाय 256। डिवाइडेड बाय 256 का मतलब आप 256 से डिवाइड कर रहे हो और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे बुलाते हैं डिवीज़र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में डिवीज़र दिया है, डिवीज़र कितना है 256, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीज़र कहलाता है। 652 एज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट भी दिया है 652 और नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं है तो रिमाइंडर में क्या लेना है, नो रिमाइंडर का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है तो 0 लेंगे। अब फाइंड क्या करना था, नंबर जिसको हमने डिवाइड किया था, और नंबर जिसको हमने डिवाइड किया था वो कहलाता है डिविडेंड। अब यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है डिविडेंड का। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। डिविडेंड वो वैल्यू होती है जिसको हमने डिवाइड किया है, क्वोशिएंट वो होता है जिससे डिवाइड किया है। तो डिवाइड इस क्वेश्चन में किससे किया था, डिवाइडेड बाय 256। तो क्वोशिएंट क्वोशिएंट तो वो होता है जो आंसर आता है, मैंने गलत बोल दिया। क्वोशिएंट वो होता है जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है, डिवाइड जिससे किया वो डिवीज़र होता है। डिवीज़र में लोगे 256 और क्वोशिएंट में लोगे 652, ठीक है 652। तो 652 की मल्टीप्लाई 256 और रिमाइंडर 0। अब आपको बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करनी है 652 की 256 से, तो रफ में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब बच्चों को आती है मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब आप 652 की मल्टीप्लाई कर लोगे 256 से तो आपको आंसर मिलेगा 166912 और आगे प्लस 0 है और 0 प्लस करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली आंसर आ गया 1,66,912, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करना है। अब देखो पार्ट नंबर बी, फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड फाइंड करना है। डिवीज़र 88 दिया है, डिवीज़र है 88, क्वोशिएंट भी दिया है 2470, रिमाइंडर भी दिया है 25 और डिविडेंड फाइंड करना है। सेम फार्मूला जो अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। सेम फार्मूला जो मैंने यहाँ बताया था वही लगाया, ठीक है। अब क्वोशिएंट 2470 है, मल्टीप्लाई डिवीज़र की बात करें, डिवीज़र 88 है, प्लस रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर है 25।
अब आपको क्या करना है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। जिन बच्चों ने अगर पहले प्लस कर दिया तो उनका आंसर गलत आएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। जिसमें एक ज़ीरो लास्ट में है वो लास्ट की ज़ीरो तो लास्ट में लगा दो। 247 बचेगा। 247 इंटू 88 रफ में करना। 247 इंटू 88। तो जब आप 247 88 से मल्टीप्लाई करोगे, 247 को 88 से रफ में करके देखोगे तो आंसर आएगा 21736। और ये जो लास्ट की ज़ीरो थी ये तो लास्ट में हमने लगा दी। बचा कौन, +25। अब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 217,385। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। द प्राइस ऑफ ए बुक इज 364। ए का मतलब एक बुक की प्राइस है, तो हम भी लिख देते हैं प्राइस ऑफ वन बुक। एक बुक कितने रुपीज़ की है, 364 की। और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 245 सच बुक। आपसे पूछा है प्राइस ऑफ 245 बुक्स। देखो, अगर हम एक बुक खरीदेंगे, एक बुक तो ज़्यादा नहीं है तो मनी भी ज़्यादा नहीं है। अगर बुक को बढ़ा दोगे, बुक्स के नंबर बहुत सारे होंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। और मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 में भी बताया था, 2 में भी, कि ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक किताब खरीदोगे तो कम मनी जाएगी, और जब ज़्यादा किताबें खरीदोगे 245 तो ज़्यादा है 1 से, तो ज़्यादा किताबें खरीदने के लिए ज़्यादा मनी जाएगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करोगे, जो 245 है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 364 से। और रफ में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फेयर में भी करके दिखा सकते हो या रफ में। इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हो उस तरह से ही मल्टीप्लाई करेंगे 245 की 364 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 89,180 रुपीज़। ये रुपीज़ ज़रूर लगाना, यूनिट के नंबर कटते हैं अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के ए पार्ट का। अब देखिए पार्ट नंबर बी। द प्राइस ऑफ ए टॉय इज़ ₹86। ए का मतलब एक टॉय, तो हम भी लिखते हैं यहाँ प्राइस ऑफ वन टॉय। एक खिलौना कितने रुपए में मिलेगा, 86। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन ए शॉपकीपर बाय विद ₹3000। क्वेश्चन में बोला है टोटल मनी जो उसके पास है वो कितने रुपीज़ है, 3000। ये है टोटल मनी और ये है वन टॉय की मनी। आपसे पूछा है हाउ मैनी टॉयज़ कैन ए शॉपकीपर बाय। आपसे पूछा गया है खिलौने कितने आएंगे, नंबर ऑफ टॉयज़ शॉपकीपर कैन बाय इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। तो जब आपको दो मनी दी हो, दो कॉस्ट, एक तो वन की कॉस्ट, ये जो है 86, ये कौन सी कॉस्ट है, वन टॉय की, एक खिलौने की कॉस्ट है। और ये कौन सी कॉस्ट है, ये तो टोटल कॉस्ट है सारे। तो जब सारे पैसे हों और एक के पैसे हों तो आप इन्हें डिवाइड करके पता कर सकते हो कितने खिलौने आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा। सपोज़ आप मार्केट गए पेंसिल लेने, आपको पता है वन पेंसिल 2 रुपीज़ की है, एक पेंसिल 2 रुपीज़ की है, और आपने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ पकड़ा है। आपने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ पकड़ा है, तो वो आपको 10 रुपीज़ में कितनी पेंसिल दे देगा, सोचो। एक पेंसिल 2 रुपये की अगर देगा तो 10 रुपये आप उसे पकड़ाओगे तो वो आपको कितनी पेंसिल देगा, 5 पेंसिल, है ना। 5 क्यों आया और कैसे आया, टोटल मनी जो है 10, उसको आपने 1 पेंसिल की मनी से डिवाइड करा, और डिवाइड जब करेंगे 2 से 10 को तो 5 आएगा, इसलिए उसने हमें 5 पेंसिल दी। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल को हम यहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। टोटल मनी 3000 है और इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए लगाते हैं अपॉन, किससे डिवाइड करेंगे, 86 जो वन टॉय की कॉस्ट है। सारे पैसों को एक की मनी से,
टोटल मनी डिवाइड बाय 1 की कॉस्ट, 1 वाले से ही डिवाइड करेंगे टोटल को, ठीक है। और अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ फेयर में करके दिखा देता हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये एग्जाम्पल था। तो 86 यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, इधर 86 से डिवाइड 3000 को करना है। देखो 3000 तो नहीं, पहले 300 को करेंगे 86 के टेबल से। तो जब आप 86 के टेबल से करोगे 300 को, तो ये आ जाएगा आपका 86 3 जा होगा आपका 258 माइनस करेंगे और माइनस करके आ जाएगा 42 रिमाइंडर, ऊपर से आएगा 0। अब 86 का टेबल फिर देखेंगे कि 86 के टेबल में 4 जा अगर हो, 86 4 जा 344 आएगा, 5 जा लेंगे ना तो आंसर बड़ा हो जाएगा 86 5 जा। तो हम इन्हें माइनस कर लेंगे 344 को और 420 को, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 76। अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ टॉयज़ जो शॉपकीपर ने इतनी मनी से ख़रीदे हैं वो हैं 86 टॉयज़। सॉरी 86 नहीं, डिवाइड करके क्या आया 34, मैंने गलत लिखा है 34, डिवाइड करके 86 से डिवाइड कराया 3000 को, तो 34 टॉयज़ खरीद पाएगा वो। कितने टॉयज़? 34 टॉयज़। और ये जो रिमाइंडर बचा है ना, ये रिमाइंडर मनी है, 34 टॉयज़ एंड 76 रुपीज़ इज़ लेफ्ट। ये उसको वापस मिल जाएंगे। क्यों वापस मिल जाएंगे? क्योंकि ये बच गए हैं, ठीक है। तो 3000 रुपीज़ में 34 टॉयज़ आएंगे और जो मनी उसके पास बचेगी थोड़ी सी, वो कितनी बचेगी? 76, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 5th का बी पार्ट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। किसका मल्टीप्लाई? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड विद द डिजिट 5 to 9। यहाँ पर हमें डिजिट्स दी हैं 5, 2 एंड 9। सबसे पहले हम 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। यहाँ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 9, फिर उसके बाद उससे छोटी आएगी 5 और लास्ट में सबसे छोटी। तो 952 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट भी बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटा 2 जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 9। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। अब क्वेश्चन में बोला था प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 952 को और 259 को। तो मल्टीप्लाई तो सबको आती ही है, हम इन्हें रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे या फेयर में, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ बट आप एग्ज़ाम में करके दिखाना, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 4 6 5 6 8, ये हो गया 2,46,568। तो इस तरह से आपको ये 6th का ए पार्ट करना है। अब देखिए पार्ट नंबर बी। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट्स दीज। यहाँ डिजिट्स दी हैं और आपको क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ। तो हम भी लिखते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो मैं इनकी मदद से बना सकता हूँ। और जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो पहले 9 आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 2 आएगा, फिर उससे छोटा 1 आएगा और लास्ट में सबसे छोटा 0 आएगा। और एक है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब हम बनाते हैं कौन? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और यहाँ डिजिट्स ये दी हैं 192। तो स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटा 1, फिर 2, उससे बड़ा और लास्ट में 9। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में कहा है
ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करना है किससे, स्मॉलेस्ट से, तो डिवाइड कर देते हैं। ग्रेटेस्ट हो गया 9210, डिवाइड के लिए लगेगा अपॉन, स्मॉलेस्ट है 129, ठीक है। तो अब आपको इन्हें डिवाइड करके दिखाना है, मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 129 से 9210 को, ठीक है। तो हमें यहाँ 129 का टेबल पढ़ना है, आप 7 जा लेना, 129 7 जा जब आप करोगे तो 903 आएगा। अगर 8 लेते ना तो 921 से बड़ा हो जाता। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर रिमाइंडर का बचेगा 18, ऊपर से आ जाएगा कौन, 0। अब 129 का टेबल फिर दोबारा पढ़ेंगे, 180 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 129, 2 जा करेंगे ना तो बड़ा ही आएगा, 129 1 जा करेंगे 129, और इन्हें माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 7 रह जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 51 रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करो कोशेंट, तो कोशेंट तो होता है जो आंसर आता है डिवाइड करके आंसर क्या आया 71, और रिमाइंडर भी फाइंड करना था। रिमाइंडर कितना बचा 51। तो इस तरह से आपको ये 6th के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन है, द लीचीज फ्रॉम ए फार्म वर पैक्ड इन बॉक्सेस। आपका एक बाग है, वहाँ पर लीची के पेड़ हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि एक पेड़ पर तो बहुत सारी लीची उगती हैं, ठीक है। वो जब लीची तोड़ी गई तो बहुत सारी थी, उनको बॉक्स के अंदर पैक किया गया है, दैट होल्ड 144 लीचीज। होल्ड का मतलब रख सकते हैं, एक बॉक्स में रख सकते हैं हम 144 लीचीज। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ लीचीज इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में रखी जा सकती हैं 144 लीचीज, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है इफ 2125 बॉक्सेस वर यूज्ड, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमारे यूज्ड हुए, इस्तेमाल हुए, वो कितने हुए 2125। एक बॉक्स में रख सकते थे 144, लेकिन हमारे बाग में बहुत सारे पेड़ थे और लीची भी बहुत ज़्यादा थी, तो उनको पैक करने के लिए बॉक्सेस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि लीची की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए बॉक्स को ज़्यादा ख़रीदना पड़ा और उनको फिर पैक करना पड़ा। तो नंबर ऑफ़ बॉक्स जो इस्तेमाल हुए वो 2125 यूज़ हुए। अब वो पूछा था हाउ मैनी लीचीज़ वर पैक्ड, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ लीचीज़ पैक्ड। अब इतने सारे बॉक्स हैं और हर बॉक्स में इतनी सारी लीचियाँ भरी हैं, तो जब बॉक्सेस ही ज़्यादा हैं तो लीची की संख्या भी तो ज़्यादा होगी ना। अगर बॉक्स कम होते तो लीची भी कम होती, कम लीची के लिए कम बॉक्स लगते, ज़्यादा लीची अगर होंगी, ज़्यादा फ्रूट्स होंगे तो उसके लिए ज़्यादा बॉक्स होंगे। तो ज़्यादा बॉक्स है, जिसका मतलब इससे पता चलता है कि लीची की संख्या बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है ये बात। तो 2125 की 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रफ में आप जब रफ में या फेयर में जैसे मर्जी आप कहीं भी करके लिख सकते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप आंसर देखोगे 2125 की 144 से, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 306,000, 3,06,000 लीचीज़। तो इतनी लीचीज़ आपने बॉक्सेस में पैक करी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल पार्ट नंबर ए। बी पार्ट देखो, वो कह रहा है इफ़ द फार्म नीड टू पैक इतने लीचीज़ इन ए बॉक्सेस। अगर फार्म में इतनी लीची को पैक किया जाना है बॉक्सेस में, तो ये कौन है, टोटल नंबर ऑफ लीचीज़, टोटल नंबर ऑफ लीचीज़ टू बी पैक्ड। ये वो लीची हैं जो अभी पैक की जानी है, कितनी, 12,70,224।
और आगे बोला है बॉक्सेस दैट होल्ड 144 लीचीज। ये जो हैं ये सारी लीचियां हैं और इनको पैक करना है बॉक्सेस में, ऐसे बॉक्स जिनमें आ सकती हैं इतनी लीची। तो हम ये लिखेंगे ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स की कैपेसिटी, एक बॉक्स में कितनी रखी जा सकती है 144। तो यहाँ पर एक बॉक्स में आने वाली लीची है ये, और ये कौन है टोटल लीची। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल दिया था पेन का। आप शॉपकीपर के पास पेन लेने जा रहे हो या पेंसिल लेने जा रहे हो, पेंसिल का एग्जांपल दिया था मैंने। एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 10 रुपये में कितनी पेंसिल आएंगी, वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। आपके पास इतनी सारी लीचीज़ हैं और एक बॉक्स में रखी जानी है इतनी लीची, तो ये एक 1 की वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1, और ये टोटल है। जब ये टोटल और 1 की वैल्यू होती है तो आपको इन्हें डिवाइड करके पता लगा लेना है हाउ मैनी बॉक्सेस, कितने बॉक्स लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्स पैक होंगे, उसके लिए टोटल वैल्यू को 1270224 टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 की वैल्यू से। 1 की वैल्यू है 144। अब हम इन्हें डिवाइड करके देखेंगे रफ में। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, आप रफ या फेयर जहाँ पे सही लगे वहाँ कर सकते हैं, फेयर में भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, वैसे फेयर में ही दिखाना चाहिए। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 144 से डिवाइड करेंगे 1270224 को। ठीक है, 144 का टेबल देखेंगे, 144 के टेबल में 127 तो आएगा नहीं, तो 4 डिजिट लेनी पड़ेंगी 1270 144 के टेबल से। ठीक है, तो 144 के टेबल में 8 जा चला जाएगा, 144 8 जा आप करोगे 1152 आएगा। ठीक है, जो कि इससे थोड़ा छोटा है। अगर 9 जा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। 1270 में से 1152 को माइनस करेंगे तो 118 बचेगा। ऊपर से आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 2 जो है। ठीक है, 1182। अभी हमने 8 जा करा था, अब फिर दोबारा 8 जा करेंगे 1152 और माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 8 में से 5 गया 30 रिमाइंडर बचेगा। आगे का 2 आ जाएगा 302 हो जाएगा। 144 2 जा करेंगे, 144 2 जा करेंगे तो 288 सही आएगा। 288 3 जा करोगे ना तो आंसर 302 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं करा। अब माइनस करेंगे तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा रिमाइंडर 14। एक वैल्यू अभी और बच रही है 4 लास्ट की, उसे भी नोट कर लेते हैं। 144 के टेबल में 144 1 जा आता है और रिमाइंडर 0। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और फाइनली नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए 8821। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 7th के बी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 8. A jeweler make 3 strand pearl necklace. ज्वेलर ने बनाया 3 स्ट्रैंड वाला पर्ल नेकलेस। एक नेकलेस बनाया है जिसमें कितने स्ट्रैंड है 3 स्ट्रैंड। एक नेकलेस में 3 स्ट्रैंड्स हैं, तो हम भी लिखते हैं 1 नेकलेस has how many strands? 3 strand। एक नेकलेस में 3 strands हैं और एक स्ट्रैंड में, ईच का मतलब एक स्ट्रैंड में 75 पर्ल्स आते हैं। एक स्ट्रैंड हैज, 1 strand has how many pearls? 75 पर्ल्स। देखो, एक गहना बनाया, एक गहने में 3 स्ट्रैंड्स लगे हैं और एक स्ट्रैंड का मतलब होता है 75 पर्ल्स। एक स्ट्रैंड का मतलब 75 पर्ल्स है और उसने लगाए थे 3 स्ट्रैंड, तो 3 स्ट्रैंड में कितने पर्ल्स होंगे ये पता करते हैं। देखो, एक गहने में 3 स्ट्रैंड ही तो लगाए हैं ना। एक स्ट्रैंड का मतलब
ईच स्ट्रैंड का मतलब 1, ईच वर्ड का मतलब क्या होता है 1। एक स्ट्रैंड में अगर 75 पर्ल्स होते हैं और वो लगा रहा है 3 स्ट्रैंड, तो 3 स्ट्रैंड में तो ज़्यादा पर्ल्स होंगे। ज़्यादा के लिए क्या करोगे, जो 75 है उसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने पर्ल्स आए थे। ठीक है, 75 इंटू 3 225, 225 पर्ल्स लग जाएंगे। किसमें, 3 स्ट्रैंड में, 3 स्ट्रैंड में। और 3 स्ट्रैंड कहाँ लग रहा था, एक नेकलेस में, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक नेकलेस में 3 स्ट्रैंड थे, जो कि हमने ऊपर भी लिखा था। और 3 स्ट्रैंड का मतलब होता है 225 पर्ल्स, यानी एक गहना बनाने में 225 पर्ल्स लग रहे हैं, 225 पर्ल्स लग रहे हैं। ठीक है, और वो पूछ रहा है कितने पैकेट 100 पर्ल्स वाले चाहिए होंगे, कितने नेकलेस बनाने हैं, 12,500 नेकलेस। टोटल नेकलेस कितने हैं, टोटल नेकलेसेस कितने हैं, 12,500। बहुत सारे गहने बनने हैं। कितने गहने, 12,500 गहने बनने हैं। एक गहना बनाने में 225 पर्ल्स लग रहे हैं, एक नेकलेस को बनाने में 225 लग रहे हैं, और नेकलेस बनने हैं 12,500। तो हम यहाँ निकालते हैं 12,500 नेकलेस में कितने पर्ल्स आएंगे। भैया जब एक नेकलेस, इस सेंटेंस को देखो, एक नेकलेस का मतलब, एक नेकलेस का मतलब क्या है, 225 पर्ल्स। एक नेकलेस का मतलब क्या है, 225 पर्ल है। और हमारा एक नेकलेस नहीं है, हमारे तो बहुत सारे नेकलेस हैं। नंबर ऑफ नेकलेस 1 की जगह कितने हैं, इतने सारे। तो पर्ल्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए क्या करोगे, मैंने बता रखा है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 12,500 नेकलेस के लिए क्या करेंगे, 12,500 की मल्टीप्लाई 225 से करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जो लास्ट की 2 ज़ीरो हैं वो तो आप लास्ट में लगा दो, लास्ट की 2 ज़ीरो तो लास्ट में। अब 125 को 225 से रफ में मल्टीप्लाई करना, 125 को 225 से रफ में, 5 5 जो 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5 1 6, फिर यहाँ क्रॉस लगाना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 1 जा 2, फिर दोबारा 2 से करना इन सब की, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 क्रॉस लगने हैं यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, जल्दी में यहाँ एक गलती कर दी, 2 क्रॉस लगेंगे इस बार, अगले स्टेप में 2 क्रॉस। ठीक है, और यहाँ 0 5 2, और फिर इन्हें हम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, प्लस 5 2 11 1 इधर, 5 6 7 एंड 1 8 2, ये आ गया 2 8 1 2 5। और जो लास्ट की 2 ज़ीरो थी वो तो हमने लास्ट में लगा ही दी। ठीक है, तो 125 की 225 से मल्टीप्लाई हो चुकी है, और ये आ गए हैं 12,500 नेकलेस में लगने वाले पर्ल्स। ये कौन है, पर्ल्स हैं। अब वो कह रहा है हाउ मैनी पैकेट ऑफ 100 पर्ल्स विल बी नीडेड, कितने पैकेट चाहिए 100 पर्ल्स वाले। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक पैकेट में 100 पर्ल्स हैं। 1 पैकेट में कितने पर्ल्स आते हैं, 100 पर्ल्स आते हैं। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, कितने पैकेट चाहिए होंगे 100 पर्ल वाले, कितने पैकेट, बहुत सारे पैकेट हैं, वो पूछ रहा है कितने पैकेट चाहिए हैं, और हर पैकेट में कितने पर्ल्स रखे हैं, 100। तो नंबर ऑफ पैकेट्स बताने हैं, क्या बताना है हमें, कितने पैकेट चाहिए, कितने का मतलब गिनती, नंबर ऑफ पैकेट्स नीडेड। और जब गिनती पूछता है तो डिवाइड करना होता है। ये एक पैकेट वाले पर्ल हैं और ये टोटल पर्ल्स हैं। 2 वैल्यू है हमारे पास, एक तो टोटल वाली, ये टोटल की वैल्यू है, ये सारे पर्ल्स हैं, और ये 100 पर्ल्स एक पैकेट वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 281250 जो टोटल पर्ल्स हैं उसको डिवाइड करेंगे एक पैकेट में आने वाले पर्ल से, 2 ज़ीरो कट जाएंगी, और फाइनली 28125 आ जाएगा। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था डिवाइड करना, पेंसिल वाला जो एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू 100 पर्ल्स है, और सारी वैल्यू कितनी है, 28,12,500 पर्ल्स। ये कौन सी वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है, और ये कौन सी है, 1 वाली वैल्यू ऑफ 1।
ये वाली वैल्यू ऑफ 1 थी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ 1 से, तो पता चल जाएगा कितने पैकेट लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। देखो सबसे पहले इसने बोला लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर होता कौन है। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है, लार्जेस्ट लिखने के लिए 9 लिया जाता है, 7 बार ले लेंगे। और वो कह रहा है इससे डिविजिबल भी होना चाहिए, तो हम डिवाइड करके देखते हैं ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा। 3 3 3 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे तो 3331 है ये, 3331 को 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 जा आएगा 6662। 3 जा करोगे ना तो आंसर ज़्यादा आएगा। अगर आप 3 जा करोगे 3331 मल्टीप्लाई 3, तो नहीं 3 जा भी सही आएगा, रफ में करके देखना आप। ये 2 जा नहीं करते, हम 3 जा कर लेते हैं, ठीक है। 3 जा 9993 आएगा, और इन्हें माइनस कर लेते हैं। 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 9 0 0 0 माइनस कर दिया। अब आगे की डिजिट लेंगे, आगे की डिजिट है 9, और 3331 से 69 नहीं कटेगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे की एक डिजिट और लेनी पड़ेगी, और जब 2 डिजिट एक साथ लोगे तो ऊपर लगाना पड़ेगा 0। ये याद रखो, एक डिजिट की परमिशन होती है नीचे लाने की, लेकिन बात नहीं बन रही तो दूसरी भी उतारनी पड़ रही है तो 0 लगेगा। लेकिन बात तो अब भी नहीं बन रही, 3331 से इसे करोगे तो होगा ही नहीं, तो एक और लेनी पड़ेगी। और फिर इसके लिए क्या करोगे, जब एक और ले रहे हो तो एक 0 और लगा दो, ठीक है ना। पहली डिजिट उतारने के लिए कोई 0 नहीं लगेगी, लेकिन आगे की जो 2 उतारी उनके लिए 2 0 लगाई। अब इनको डिवाइड करना है, 3331 इंटू 2 अगर आप रफ में करोगे तो ये आएगा 3331 2 जा 6662, और इन्हें माइनस करोगे। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 6 में 6 गया 0। ये रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आया है तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था लार्जेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर लिया था 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा है ये, अगर इसमें इतनी वैल्यू कम होती ना तो यहाँ रिमाइंडर बचता ही नहीं। ये रिमाइंडर बचा इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी एक्स्ट्रा थी, और वो एक्स्ट्रा है 337, वो हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 6 9 9 9 9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये वो नंबर है 7 डिजिट का जो एक्चुअली में 3331 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसको हम कॉमा लगा देते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 99,99,662। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर मांगा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखो यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा था तो 9 का इस्तेमाल हुआ था। जब स्मॉलेस्ट बनाना होगा ना तो 1 लेके आगे 0 लगानी है, 6 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, बस 1 एक लेंगे और आगे सारी 0 लेंगे, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब वो कह रहा है डिविजिबल भी होना चाहिए 436 से, तो डिवाइड कर लेते हैं, 1 0 0 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, और डिविजिबल है या नहीं वो डिवाइड करके देख लेते हैं। 436 से, ये फेयर वर्क है, डिवाइड करना है आपने, ठीक है। 436 है, 100 तो होगा नहीं, 1000 लेना पड़ेगा। 436 2 जा करेंगे तो आंसर आएगा 436 2 जा 872 872।
माइनस करेंगे और जब आप माइनस करोगे तो आंसर रिमाइंडर बचेगा 128। ऊपर से लेंगे 0, ठीक है। 436 का टेबल पढ़ रहे थे, 436 3 जा रफ में करके देखना तो आंसर बड़ा आएगा इसका, तो हम 2 जा ही लेंगे। 436 2 जा 872 और माइनस करेंगे 1280 को और 872 को माइनस, तो आंसर बचेगा 408। आगे की 1 0 नीचे ले आएंगे, ठीक है। 1 0 नीचे लाएंगे और फिर टेबल पढ़ेंगे। 436 9 जा करके देखेंगे रफ में, 436 9 जा होगा 3924। 9 से बड़ा हम ले नहीं सकते, सिंगल डिजिट ही लेनी होती है, ठीक है। 10 जा भी ले सकते हो, 10 जा लेते तो आंसर 4080 से बड़ा आएगा, क्योंकि जब 436 की 10 से करोगे तो 4360 आएगा, 4360 इससे बड़ा है, इसलिए हमने 9 जा करा। 9 जा कितना होगा 3924 और इन्हें हम माइनस करेंगे 4080 को और 3924 को, तो रिमाइंडर बचेगा 156। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्यों बचा? रिमाइंडर इसलिए बचा क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, ये डिवाइड नहीं हुआ, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ये। क्यों नहीं है ये कम्प्लीटली डिविजिबल? क्योंकि यहाँ पे भी रिमाइंडर बच रहा है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। दैट मीन्स ये रिमाइंडर इसके अंदर फालतू है, फालतू वैल्यू हटा देते हैं, जैसे हमने पीछे भी हटाया था। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर था और फालतू है 156। इनको हम माइनस करते हैं, यहाँ 10 बनाएंगे, पीछे से बोरो लेंगे तो पीछे यहाँ सब में 9 बनेगा, ठीक है। और ये 0 का 9 और ये 1 का 0 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9। तो हमारा जो रिमाइंडर आया 156 उसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने पे आंसर जो है उसने 6 डिजिट का मांगा था, लेकिन हमारी आ रही है 1 2 3 4 5। हमारा वर्क गलत नहीं है, सही है। पिछले पार्ट में भी हमने रिमाइंडर को क्या करा था माइनस, उसमें 7 डिजिट मांगी थी तो 7 आ रही थी माइनस करके, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पर 6 मांगी थी, 6 नहीं आई, 5 आ गई। अब ऐसे में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। हमारा वर्क गलत नहीं है, कोई स्टेप गलत नहीं है, सब सही है। दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होना है, क्योंकि चाहिए थी 6 डिजिट, आ रही है 5। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो आंसर माइनस करके आया 99844 उसमें आप ऐड करोगे जिससे डिवाइड कर रहे थे, जिसका टेबल पढ़ा जा रहा था। किसका टेबल पढ़ा जा रहा था? 436 का टेबल पढ़ा जा रहा था, उसको ऐड करोगे। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, किसको? 99844 को और 436 जिसका टेबल पढ़ रहे थे, तो आपको आंसर मिलेगा 100280। और आप जब इन्हें गिनोगे तो ये 6 डिजिट आएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये वो नंबर है जो 436 से पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।